किशननगर गांव में अनिरुद्ध नाम का एक शिकारी रहा करता था। वो हर रोज जंगलों में जाता और जानवरों का शिकार करता। अनिरुद्ध अपने कंधे पर तीर कमान टांगे जंगल में खड़ा था। तभी अनिरुद्ध की नजर एक डाल पर बैठे रंग बिरंगे तोते पर पड़ी। आहा, कितना सुंदर तोता है। अगर इसे बेच दूं फिर तो खूब पैसा मिलेगा। वो दबे पांव आगे बढ़ा, जाल निकाला और झट से फेंक दिया। तोता फड़फड़ाता हुआ उसी में फंस गया। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे तेरी, ये तो बोलने वाला तोता है। अब तो सोने पे सुहागा होगा। बोलने वाला तोता महंगे दाम में बिकेगा। हाँ, इसको तो कोई राजा भी खरीद लेगा। आखिरकार मेरी गरीबी के दिन खत्म हुए। सुख भरे दिन आयो रे भैया, सुख भरे दिन आयो। तोता पिंजरे में छटपटाने लगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो शिकारी, मुझे छोड़ दो। आखिर मुझ जैसे तोते को पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? छोड़ो 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 मुझे। अरे मूर्ख तोते, तुझ जैसे तोते को बेचकर मैं मुंह मांगा धन पा सकता हूँ। अब शांत रह। मैं तुझे उससे भी बड़ी चीज दे सकता हूँ। अरे धन से बड़ा और क्या हो सकता है, हैं? मैं तुझे दुआएं दूंगा। अरे मूर्ख कहीं के, तू अपने आप को बड़ा चतुर समझता है क्या? तेरी दुआएं नहीं चाहिए, अरे धन चाहिए, धन। धन से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनिरुद्ध तोते को लेकर आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर एक लकड़हारे पर पड़ी। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर लादे चला जा रहा था। तोते की चीख सुनकर लकड़हारा ठिठक गया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ा। अरे भाई, तुम तो कोई शिकारी मालूम पड़ते हो। और ये तोता देखो, बुरी तरह से चिल्ला रहा है। अरे भाई, इसे छोड़ दो। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। देखो, मैं किसी को दर्द से तड़पते हुए नहीं देख सकता। अरे तू मूर्ख है क्या, ये दिमाग से पैदल? अरे ये बड़ी किस्मत से तोता मेरे जाल में फंसा है। ऐसे चमत्कारी तोते बार बार नहीं फंसते। हैं? चमत्कारी? क्या मतलब? मतलब ये है कि ये बोलने वाला तोता है। ये सुनकर लकड़हारा अवाक रह गया। उसने तोते की ओर देखा। क्या तुम वास्तव में बोलने वाले तोते हो? हाँ, मैं मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ। ये शिकारी मुझे जबरदस्ती राजा को बेच देना चाहता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, निकालो निकालो। अरे गजब आदमी हो तुम। अगर तुम इस बोलने वाले तोते को वहाँ ले गए ना, तो वो डर जाएगा और वो तुम्हें धन नहीं देगा। तुम्हें कोई जादूगर समझकर उल्टा मरवा देगा। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। लकड़हारा एक चमकता हुआ सोने का सिक्का दिखाता है। बस मेरे पास यही है। सालों से मैंने इसे संभाल कर रखा था, पर आज मैं इसे देकर इस तोते की जान बचाना चाहता हूँ। ये ले लो और तोता मुझे दे दो। सोने का सिक्का लेने में ही भलाई है। कुछ पल बाद अनिरुद्ध मुस्कुराया और सिक्का ले लिया। तुम मुझे अच्छे व्यक्ति मालूम होते हो, इसीलिए ये तोता मैं तुम्हें दे रहा हूँ। संभाल कर रखना। इतना कहकर अनिरुद्ध
सोने का सिक्का लेकर वहां से चला गया। लकड़हारा राहत की सांस लेता है। लकड़हारा मुस्कुराया और तोते को देखा। मैं शिकारी की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। अरे भाई उड़ो और अपने आसमान में लौट जाओ। हैं? नहीं मित्र, मुझे अभी मत छोड़ो। तुम जैसे अच्छे मनुष्य भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, मैं भी तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। उसके बाद तुम चाहे तो मुझे आजाद कर देना। वाह वाह वाह, हमारी मित्रता जरूर जमेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो भाई चले। लकड़हारा तोते से बातें करता हुआ आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी सामने से शाही वस्त्र पहने एक घुड़सवार वहां से गुजरा। वो कोई और नहीं बल्कि राज्य का राजकुमार आदित्य था। तोते को देखते ही राजकुमार आदित्य चौंक उठा। अरे सुनो, ये तुम्हारा ये तोता तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, तुम इसे मुझे दे दो। लकड़हारा तोते की ओर देखने लगा और बड़ी सादगी से राजकुमार को उत्तर दिया। राजकुमार जी, इस तोते की इच्छा ये है कि ये मेरे साथ कुछ समय बिताए। इसे मेरे साथ कुछ समय बिताने दीजिए, उसके बाद मैं स्वयं महल में आकर आपको इसे सौंप दूंगा। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तोते की इच्छा? तोता बोलता है क्या? है? तभी तोते ने मनुष्य की आवाज में कहा। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ। राजकुमार आदित्य अवाक रह गया। आश्चर्य आश्चर्य, वाह! ये तो वाकई में बोल भी सकता है। फिर राजकुमार लकड़हारे की ओर देखते हुए बोला। अब मेरी बात ध्यान से सुन लकड़हारे। देख, पहली नजर में ही मुझे ये तोता पसंद आ गया था, और जब से मुझे पता चला है कि ये बोल भी सकता है, फिर तो मुझे ये तोता किसी भी कीमत पर तुझसे चाहिए। बता। लकड़हारा हाथ जोड़कर बोला। राजकुमार, कृपया करके तोते को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं इसे अपने मन से मित्र मानने लगा हूँ। ये मेरा मित्र है। राजकुमार का चेहरा कठोर हो उठा। उसने तलवार निकाली। ए लकड़हारे, हमें ना कहने का अंजाम जानता है तू? हम राजा विक्रम के पुत्र हैं, राजा विक्रम के। एक ही वार में तेरी गर्दन अलग कर देंगे। मेरी बात कान खोल के सुन। अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक साधारण लकड़हारा हमारी आज्ञा मानने से इनकार करे, समझा? लकड़हारा डर से कांप उठा और तुरंत राजकुमार से बोला। राजकुमार, आप क्रोधित मत होइए, गुस्सा मत करिए आप। राजकुमार, मेरा मित्र लकड़हारा मन से बहुत अच्छा इंसान है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। हाँ, इसने मुझे एक शिकारी से खरीदा था। इस बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, जो कि एक सोने के सिक्के के रूप में थी, वो शिकारी को दे दी और मुझे खरीद लिया। राजकुमार कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और लकड़हारे को दे दी। तो ये लो, इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। अब तो इस तोते को मैं ले जा सकता हूँ। 100 सोने के सिक्के देखकर लकड़हारे के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई और उसकी आंखें नम हो गईं। तुम वास्तव में मेरे लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुए। मैं तो सोचता था कि मेरा सारा जीवन लकड़ियां काटने में ही गुजर जाएगा। धन्यवाद मेरे मित्र, धन्यवाद। हाँ, ठीक है मेरे मित्र, नियत में अगर रहा तो हम फिर मिलेंगे।
राजकुमार आदित्य हंसते हुए तोते को लेकर अपने महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचते ही राजकुमार आदित्य का छोटा भाई राजकुमार अशोक अपने बड़े भाई के हाथ में पिंजरा देखकर चौंक गया। भैया, आपको ये तोता पालने का शौक कब से हो गया? ये तोता कहाँ से उठा लाए आप? अशोक, ये कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि बड़ा ही विचित्र तोता है। हैं? विचित्र तोता? मतलब? ये एक बोलने वाला तोता है। ये सुनकर राजकुमार अशोक और भी चौंक गया। क्या भैया, कुछ भी बातें करते हैं। बोलने वाला तोता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तभी तोता राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, आपके बड़े भाई राजकुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बोलने वाला तोता हूँ। राजकुमार अशोक खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ? ये तो वाकई में मनुष्य की तरह बात कर रहा है भैया। वाह 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 वाह। इतना कहकर अशोक ने तोते से सवाल किया। हाँ, तो ये बताओ कि तुम हमारा मनोरंजन कर सकते हो क्या? अच्छा, और क्या क्या कर सकते हो तुम? मैं तुमसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे गीत सुना सकता हूँ और तुम्हारा मनोरंजन कर सकता हूँ। ये सुनकर अशोक बहुत खुश हुआ। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही किया। अब हम इस तोते से खूब बातें करेंगे। ये तोता तो सचमुच बहुत ही प्यारा है। उस दिन के बाद दोनों भाई तोते के साथ रहने लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा और धीरे धीरे वो तोता राजकुमार आदित्य और राजकुमार अशोक का गहरा मित्र बन गया। महल के शांत वातावरण में राजकुमार अशोक और बोलने वाला तोता साथ बैठे थे। मेरे मित्र, क्या बात कही तुमने। वैसे सही बताओ, तुम हमेशा हमारा मनोरंजन करते रहते हो और जब से तुम मेरे और भैया के जीवन में आए हो तब से तो समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम कभी उदास भी होते हो? हाँ, होता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं महल में ही हूँ, जबकि मैं जंगल का रहने वाला हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं जंगल में घूमने के लिए जाऊं। तभी राजकुमार आदित्य वहां पहुंचता है। अरे वाह, हमारे मित्र का मन करे और हम उसके मन की इच्छा को पूरा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, आज मैं और अशोक तुम्हें जंगल में घुमाने के लिए ले चलते हैं। क्यों अशोक, चलो आ जाओ। तीनों मित्र जंगल की पगडंडी से होकर निकल पड़े। घने वृक्षों के बीच चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। लेकिन अचानक अशोक की निगाह एक विचित्र वृक्ष पर पड़ी। एक विशाल वृक्ष जिसके तने से तेज चमकदार रोशनी निकल रही थी। ए भैया, अरे ये तो देखो, ये कैसा पेड़ है? इसके तने से ये तेज रोशनी कैसे निकल रही है? हमें इसका रहस्य जानना चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए राजकुमार। मुझे कोई खतरा महसूस हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा मित्र, देखने में क्या हर्ज है। हाँ। इतना कहकर अशोक उस पेड़ की ओर बढ़ा। अशोक जैसे ही हाथ बढ़ाकर वृक्ष को छूता है, अचानक तेज प्रकाश की लहर उठती है और अशोक
वृक्ष के भीतर समा जाता है। क्षण भर में ही सब बदल गया। वहां गहरा सन्नाटा छा गया, मानो राजकुमार अशोक वहां कभी था ही नहीं। हाँ, अशोक, अशोक कहाँ चले गए? मेरे भाई अशोक, मेरे भाई अशोक, अशोक! हाँ, राजकुमार आदित्य, राजकुमार आदित्य, मैंने राजकुमार अशोक को मना किया था। मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। हमें ये बात तुरंत आपके पिता महाराज विक्रम को बतानी होगी। चलिए। राजकुमार आदित्य और बोलने वाला तोता तेज कदमों से राजमहल लौटे। भारी मन से आदित्य ने अपने पिता को पूरी घटना सुना दी। पिताजी, पिताजी, छोटे भाई अशोक को वो विचित्र वृक्ष अपने भीतर खींच ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने हुआ ये। राजा विक्रम ये सुनकर सन्न रह गए। उनकी आंखों में क्रोध और चिंता की ज्वाला एक साथ भड़क उठी। ये क्या बात कर रहे हो? मेरे बेटे को किसी वृक्ष ने निगल लिया? मैं भी तो देखूं आखिरकार कौन सा ऐसा मायावी वृक्ष है जिसने हमारे छोटे पुत्र को छीन लिया। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसकी लकड़ी को नदी में बहा दूंगा। चलो। राजा विक्रम ने तत्काल अपने बड़े पुत्र आदित्य और तोते को साथ लिया और रात के अंधेरे में उस मायावी वृक्ष की ओर बढ़ चले। वृक्ष अब और भी भयावह प्रतीत हो रहा था। उसकी जड़ों से नीली रोशनी निकल रही थी और चारों ओर अजीब सी ठंडक छाई थी। ओ, तो तू है जिसने मेरे पुत्र अशोक को अपने भीतर खींच लिया? मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे पुत्र को वापस कर दे, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। राजा की दहाड़ जंगल में गूंज उठी, लेकिन वृक्ष स्तब्ध खड़ा रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा? देख अब तेरी शक्ति कैसे रहती है। तू अब देख। राजा तलवार से वृक्ष पर वार करते हैं। अगले ही पल एक अद्भुत घटना घटी। तलवार मानो किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर हवा में उछल गई और दूर जा गिरी। तुरंत वृक्ष से प्रचंड रोशनी निकली। वो रोशनी राजा विक्रम को अपनी ओर खींच ले गई। पिताजी! 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 सन्नाटा छा जाता है। आदित्य और तोता भयभीत खड़े रह जाते हैं। राजकुमार आदित्य, ये कैसा वृक्ष है? इसने तो आपके पिताजी को भी अंदर खींच लिया। हाँ, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसमें जरूर कोई न कोई रहस्य छुपा है जो कि अब हमें जानना ही होगा मित्र। राजा विक्रम ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक अजीब और भयावह स्थान पर खड़े हैं। चारों ओर गहरा अंधेरा और सड़ांध फैली हुई थी। अचानक आकाश से एक विशाल चमगादड़ नीचे उतरा और राजा को अपने पंजों में दबोच लिया। वो उड़ान भरने लगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। लेकिन चमगादड़ उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो उसे सीधे एक भयानक गुफा में ले गया। गुफा के भीतर एक तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। ओम ह्रीं क्लीं। ये तुम्हारा लोक नहीं है राजा, ये दूसरा लोक है। और मैं इस लोक का सबसे शक्तिशाली साधक हूँ। मुझे भगवान बनना है। इसके लिए नीलगिरी गुफा के अमृत कुंड से अमृत चाहिए। उसकी आवाज
गुफा में गूंज रही थी। वो अमृत केवल एक ही मनुष्य ला सकता है जो धरती का निवासी हो, और वो मनुष्य तुम हो। तुम वही अमृत लाकर दोगे। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो अपने पुत्र को ढूंढने आया हूं। तेरा पुत्र मेरी कैद में है। अगर उसे बचाना है तो अमृत लाओ, वरना दोनों यहीं सड़ोगे। अब लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि नीलगिरी गुफा है कहाँ और अमृत कुंड कैसा है। हाँ तो ठीक है, सुनो, यहाँ से दाहिनी दिशा में मुड़ जाओ। चलते चलते तुम्हें नीली रोशनी से चमकती हुई गुफा नजर आएगी। उस गुफा के सामने एक तालाब है, वही तो अमृत कुंड है। देर मत करना। मजबूरी में राजा निकल पड़ा। लंबे अंधियारे रास्ते से गुजरते हुए वो अंततः उस गुफा तक पहुंचा जो नीली किरणों से चमक रही थी। उसके सामने ही एक तालाब था। लगता है यही नीलगिरी गुफा है और यही अमृत कुंड है। मुझे तुरंत अमृत लेना होगा। हाँ। राजा जैसे ही तालाब की ओर दौड़ा, अचानक एक विषधर सर्प ने उसके पैर पर वार किया। जहरीले डंक से राजा वहीं ढेर हो गया। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से ये दृश्य देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हे, तेरा पिता तो सर्प के डसने से मर गया, अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा। ओम हेम क्लेम। इतना कहकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। अशोक का चेहरा नीला पड़ने लगा और उसने भी दम तोड़ दिया। अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तू भी अपने पिता के पास चला जा। ओम हेम क्लेम। हाँ। मंत्रोच्चार करते ही अशोक का शरीर गायब होकर उसी स्थान पर जा गिरा जहां राजा विक्रम मृत अवस्था में पड़ा था। इधर दूसरी ओर राजकुमार आदित्य अपने महल लौट आया। भारी मन से उसने पूरी घटना अपनी माता रानी रुक्मणी को सुनाई। तो क्या अब मेरे पति यानी तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगी? राजकुमार आदित्य, अब अपने पिता और छोटे भाई को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने पिता और भाई को बचाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इतना कहकर आदित्य ने एक विशाल कुल्हाड़ी उठाई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला थी। राजकुमार आदित्य और तोता क्रोध से भरे वृक्ष के पास पहुंचे। आदित्य ने कुल्हाड़ी उठाई और पूरे बल से वार करने ही वाला था कि तभी वृक्ष के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रुको राजकुमार, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे भी श्राप है। आदित्य और तोता स्तब्ध रह गए। इस वृक्ष के अंदर दूसरे लोक का द्वार है। उस लोक में एक तांत्रिक है जो भगवान बनना चाहता है। वही तुम्हारे पिता और भाई का अपहरण कर चुका है और वो दोनों अब मर चुके हैं। क्या मर चुके हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, लेकिन तुम उन्हें जीवित कर सकते हो। क्या मैं उन्हें जीवित कर सकता हूं? पर कैसे? अगर सच जानना है तो भीतर आओ, पर सावधान, चमगादड़ तुम्हें रोकेंगे। उसके गले की माला तोड़ देना और हां, तांत्रिक की खोपड़ी पर रखी
माला भी मुझे लाकर देना, तभी मैं सदा के लिए आजाद होऊंगा और तुम्हारे पिता व भाई को जीवित करने में सहायता करूंगा। आदित्य के चेहरे पर अब दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मित्र, तुम मेरा यहां इंतजार करना। नहीं मेरे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे मित्र, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आता हूं। इतना कहकर राजकुमार आदित्य साहस के साथ वृक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही आदित्य भीतर पहुंचा, अंधेरे से चमगादड़ झपट पड़ा। आदित्य झुक गया, बचा और मौका देखकर उसके गले की माला खींच ली। माला टूटते ही चमगादड़ शांत हो गया और बोला, धन्यवाद वीर राजकुमार, अब मैं आजाद हूँ। आगे जाओ, दिव्य कुएं में एक साधु मिलेगा, वही तुम्हारी मदद करेगा। आदित्य कुएं में पहुंचा। वहां एक नीले शरीर वाले साधु बैठे थे। प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए। तांत्रिक की शक्ति ने मुझे भी नीला कर दिया। ये मेरा कमंडल लो, ये दिव्य कमंडल है। तुम्हें नीलगिरी गुफा में जाना होगा। नीलगिरी गुफा के सामने अमृत जल कुंड है। अगर तुम ऐसे ही उसका जल लेने का प्रयास करोगे तो जलकर राख हो जाओगे। उसे केवल कमंडल से ही भरा जा सकता है। मैं बरसों से तुम्हारे ही जैसे किसी वीर पुरुष का इंतजार कर रहा था। वहां पर तुम्हारे पिता और छोटे भाई मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। अमृत कुंड का जल लेकर तुम अपने भाई और पिता को पिला दो, वो दोनों जीवित हो जाएंगे। और उसके बाद तुम्हें उस तांत्रिक का अंत करना होगा, परंतु बुद्धि से, क्योंकि उसके मंत्र बड़े ही शक्तिशाली हैं। आदित्य ने साधु का कमंडल लिया और तुरंत बताए हुए स्थान की ओर बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर आदित्य को नीलगिरी गुफा दिखाई दी। सामने ही एक तालाब था, वही अमृत कुंड। हाँ, यही होगा वो अमृत कुंड। आदित्य अमृत कुंड के पास गया और कमंडल से जल भरा। फिर अपने पिता और भाई को वो जल पिलाया। अमृत जल पीते ही राजा विक्रम और अशोक जीवित हो उठे। रुक जाओ आदित्य। मुझे सब पता है पिताजी, अब आप बस चलिए। अब हमें उस तांत्रिक का अंत करना है, चलिए। भैया, वो तांत्रिक बहुत ही खतरनाक है। छोटे, वो चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। चलो। आदित्य तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे नकली अमृत नदी का पानी दे दिया। मैं कैसे मान लूं कि यही असली अमृत है? अरे, क्या तुम देख नहीं रहे? मेरे पिता और छोटे भाई मर चुके थे। अमृत कुंड का जल पीने से वो दोबारा से जीवित हो गए हैं। तांत्रिक हंस पड़ा। मैं समझ गया मैं। लगता है कि तुझे ये कलश उसी साधु ने दिया है जो मेरी काली शक्तियों से नीला पड़ गया था। मूर्ख कहीं का। वर्षों से मैं उससे ये कलश मांग रहा था, पर उसने मुझे कभी नहीं दिया और तुझे दे दिया। हाँ, वाह 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 वाह। खैर, अमृत तो अब मेरे पास आ ही गया। इतना कहते ही तांत्रिक ने
कलश का जल पी लिया और चिल्लाया। मैं अमर हो गया। अब सारी दुनिया मेरी गुलाम होगी। उसने अपने गले की माला उतारकर फेंक दी। तभी आदित्य ने तलवार से वार किया। अरे अरे ये क्या मैं तो अमर था। ये क्या हो रहा है? तुझे मैंने अमृत दिया ही नहीं, ये साधारण पानी था। तांत्रिक वहीं ढेर हो गया। तांत्रिक के मरते ही साधु और चमगादड़ मुक्त हो गए। आदित्य अपने पिता राजा विक्रम और छोटे भाई अशोक के साथ वृक्ष से बाहर निकल आया। पेड़ को माला लौटाकर करण देव ने उसे भी आजाद किया। वृक्ष भी प्रसन्न हो उठा। राज्य लौटने पर करण देव का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद तोता आदित्य से मुस्कुरा कर बोला, अब मुझे भी आजाद कर दो राजकुमार आदित्य। मैं अपने मित्र लकड़हारे के पास जाना चाहता हूँ। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या आपने मित्र के पास खाली हाथ जाओगे? इतना कहकर आदित्य ने एक पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भरी हुई तोते को दे दी। रुको, ये भेंट लो और इसे लेकर अपने मित्र के पास जाओ। जाओ दोस्त, जाओ जाओ जाओ। तोता उड़ता हुआ अपने मित्र लकड़हारे के पास पहुंचा और मटकी उसके सामने रख दी। मित्र देखो, ये सब तुम्हारा है। तुमने मुझे बचाया था ना? तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो मित्र। पहली बार राजकुमार ने तुम्हें लेने के लिए सोने के सिक्के भेंट किए और अब तुम मेरे लिए पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भरी हुई ले आए हैं? तोता हंस पड़ा। ये मेरे मित्र के लिए एक छोटा सा तोहफा है। चलो, अब मैं आजाद हूँ, लेकिन तुमसे मिलने आता रहूंगा। तोता आसमान में उड़ गया और लकड़हारे की जिंदगी सोने की तरह चमक उठी।